हेलो आप सभी को। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं। हमने सेल के डेफिनेशन, सेल की थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जो है वो कैसे ट्रेवल करता है सेल के अंदर और बाहर वो पढ़ा है, सेल वॉल पढ़ा है, साइटोप्लाज्म कवर किया है और टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा है। तो आज हम चालू करेंगे उसका सेकंड पार्ट, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और वो काम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और न्यूट्रिशन का काम करते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस हैंडल करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस हैंडल करते हैं। तो सेल परफॉर्म्स वेराइटी ऑफ फंक्शंस सच एज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है, साथ में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, साथ में सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस यानी कि एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करने के भी काम करते हैं सेल्स। तो ये सारे काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है और हर ऑर्गेनल्स का काम अलग अलग होता है। तो हम ये ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। दिस ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो सबसे पहला ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, जो सबसे बीच में ये हमारा दिख रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस हम साथ में डील करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाजू में है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। लाइजोसोम होता है हमारा इसके अंदर, ये लाइसोसोम है। इसके अलावा राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जो है यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के इंडिविजुअल स्लाइड्स में दिखेंगे। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साथ में होता है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में प्रेजेंट। तो ये एक सेल के स्ट्रक्चर में हमें ये बनाना रहता है, डिपेंड करता है कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, उसके हिसाब से हमारे अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। सबसे पहला जो हमने ऑर्गेनल देखा था वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस जो है वो मेजर सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सबसे मेजर पार्ट है सेल का। ये एक डेंस डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर है, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है इसमें डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एक इनर वॉल और एक आउटर वॉल दोनों रहेगी, इसलिए इसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये दो मेम्ब्रेन दिखेगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एनक्लोज करता है ग्राउंड सब्सटेंस को, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोला जाता है। तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। कैरियो वर्ड का मतलब हम लोग पहले ही मैं पिछले स्लाइड्स में बताई हूँ कि कैरियो वर्ड पे मैं बहुत ध्यान दी थी कि कैरियो जो है न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, तो कैरियो लिम्फ बोला जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप में खूब सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, जो ये मटेरियल अंदर बाहर होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में देर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ है। इसके अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक तो ये न्यूक्लियोलस, यानी कि इसके अंदर एक और डेंसर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोलस है, और इसके अलावा ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जो थ्रेड जैसा मटेरियल दिख रहा है लाल नीला कलर का, वो क्रोमेटिन मटेरियल है। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल बॉडी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस के अंदर जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन रिच होता है और इसके अंदर आरएनए भी होता है। ठीक है, देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकता है एक न्यूक्लियस में। द क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड। हम क्रोमेटिन बाहर देख सकते हैं। तो क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड। ये डायग्राम को मिटाती हूँ
ताकि क्रोमेटिन आराम से दिख सके। तो क्रोमेटिन हम देख सकते हैं कि एक डेंस फाइब्रस थ्रेड है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यानी डीएनए जो है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी 2 आरएनए डीऑक्सी, ठीक है। डबल न्यूक्लियस एनए जो रहता है, डबल आरएनए जो रहता है वो इसके अंदर रहता है, तो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और साथ में प्रोटीन रहता है। क्रोमेटिन जो रहता है कंडेंस इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कैसे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, और क्रोमोसोम्स में छोटे छोटे जीन्स रहते हैं और एक एक जीन एक एक हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स का रंग आई का कलर ब्राउन है तो आपके में भी आई का कलर ब्राउन आएगा। ये सारी चीजें जो डिफाइन होती है ये एक जेनेटिक कोड के जरिए होती है जो जीन में मौजूद होती है। ये जीन जो है वो क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है और क्रोमोसोम जो है इस क्रोमेटिन से बनता है। तो ये क्रोमेटिन का काम है, लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जब 11th में सेल का आएगा तब फिर और डीप में स्टडी होगी इसकी। तो फिलहाल इसमें इतना ही हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप पे न्यूक्लियर पोर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है या कैरियोलिम्फ रहता है। इसके अलावा हम याद रखेंगे कि उसके अंदर के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस रहेगा और क्रोमेटिन रहेगा। न्यूक्लियोलस डेंस स्ट्रक्चर है जिसमें आरएनए रहेगा, और क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए रहेगा। क्रोमेटिन जो है वो बाद में थिक होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम में जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स हेरिडिटरी स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ जाते हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था कहाँ। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो हम देख सकते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड है और चैनल्स और ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, हमको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। नाम से ही समझ आ रहा है कि रफ वाला जो है आप ये देख सकते हैं, ये जो डार्क कलर में है ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, इसमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये ऐसे है ना, ये जो हल्के से दिख रहे हैं। और इसके अलावा ये भी है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई भी डॉट्स नहीं है या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे कि वर्ड मैंने यूज कर लिया ग्रैन्युलर, तो जिसमें ग्रैन्यूल्स रहेंगे उसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे वाले को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। अब दोनों का काम क्या है हम लोग देख लेते हैं, ये वाले पिक्चर में हमको ज्यादा क्लियर होगा कि ग्रैन्युलर और स्मूथ में डिफरेंस क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहते हैं आर फाउंड इन द सेल्स विद सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो ये जो है, जो रफ वाले हैं वो सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स को, ठीक है। इसमें राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट्स हैं ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स हैं या राइबोसोम्स हैं। यही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, इसलिए ये जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो है लिपिड सिंथेसिस में काम करता है। लिपिड यानी कि जो फैट स्ट्रक्चर रहते हैं, तो ये लिपिड के स्ट्रक्चर के लिए है और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए है। इसमें राइबोसोम्स मौजूद है और राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, और ये जो है लिपिड स्ट्रक्चर या लिपिड सिंथेसाइज करता है। साथ ही में हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स वगैरह भी सिंथेसाइज करता है। इसके वॉल स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं है, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन सेल्स विद सिंथेसाइज प्रोटीन्स, rough walls because ribosomes remain attached to the membrane, and smooth endoplasmic reticulum are found in cells with synthesized lipid hormones and steroids. Functions इनके क्या क्या हैं? It provide larger surface area for metabolic activities. अब ये जो है ये ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ इतनी सी जगह में हम एक ऐसा प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो ये सरफेस एरिया कम रहता है प्रोटेक्शन के लिए, जबकि अगर हम इतने से एरिया में ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दें तो ये ज्यादा सरफेस एरिया दे देगा हमें वही सेम प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस के लिए, इसलिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है।
इसका तो ये मेन काम है कि ये एक तो लार्जर सर्विस एरिया प्रोवाइड करता है सिंथेसिस के लिए, और दूसरा प्रोटीन, लिपिड, स्टीरॉयड और हार्मोन इससे सिंथेसाइज होते हैं। ये इसका दूसरा फंक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट हम गोल्गी एपरेटस के बारे में। अच्छा, एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस रहता है, यानी कि ये न्यूक्लियस है, उसका मेम्ब्रेन है, बाहर का मेम्ब्रेन है, उससे कंटिन्यूअसली फॉर्म होता है। तो ये अलग से ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसी से फॉर्म हुआ एक स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या एपरेटस पे। तो गोल्गी एपरेटस का नाम जो है वो गोल्गी वर्ड का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। गोल्गी जो है क्योंकि साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, इसलिए उसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस है। अब हम देख सकते हैं कि गोल्गी एपरेटस की जो लोकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होगी। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है उसके पास में ही होगा। इसका मेन काम क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सॉसर लाइक कंपार्टमेंट। सॉसर यानी कि जो ऐसे वाली प्लेट होती है ना, सॉसर शेप की, उसकी बात कर रहा है। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये सॉसर शेप का है और इसमें ऐसे सिस्टर्ने है। ये जो है ये सिस्टर्ने है, इसको बोला जाता है। ऐसे फोल्डिंग्स जो आती है उसको सिस्टर्ने बोला जाता है। ये गोल्गी एपरेटस में भी मिलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलता है। तो नेटवर्क लाइक इंटर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें भी ट्यूब्यूल्स हैं, नेटवर्क है, और इसके साथ साथ इसमें वेसिकल और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। वैक्यूल्स यानी खाली एक सर्कुलर ऑर्गन रहता है, जो ऑर्गेनल रहता है, जो हम आगे देखेंगे क्या काम करता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल भरना चाहें भर सकते हैं। तो इन प्लांट गोल्गी ऑपरेटर इज रिफर्ड टू एज डिक्टियोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि गोल्गी ऑपरेटस जो है वो प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स नाम से जाना जाता है। लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने पहले ही बता दिया। फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या होता है, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा, ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोटीन और लिपिड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है वो स्टोर हो रहा है यहाँ आके, तो इसीलिए ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, जो मैंने अभी बोला वही फंक्शन है इसका तीसरा, कि इट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन्स डेस्टिन्ड टू बी एक्सपोर्टेड इन द सेल्स। तो ये प्रोटीन्स को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक प्रोटीन की जरूरत और शरीर में बाहर जहाँ होगी वहां भेजने के लिए, या सेल के अंदर ही अगर जरूरत होगी तो उसके लिए, यानी कि सेल का कोई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर प्रोटीन की जरूरत है वो तब तक वहां स्टोर करके रखेगा। और बाहर कैसे भेजेगा? ये वैक्यूल्स के थ्रू भेजता है। तो गोल गोल वैक्यूल में इसे ट्रांसपोर्ट करता है, तब तक ये स्टोर करके रखेगा। तो इसका काम बस यही है, एपरेटस बोला गया है। तो अब सॉसर जैसा शेप है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये प्लेट है और इसमें प्रोटीन बनने के बाद वो स्टोर रहेगा और उस पैकेज होगा, और पैकेज होने के बाद जहां जैसी जरूरत होगी वैसे जाएगा। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि ये लाइसोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करता है या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम होते क्या हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स बस एक ऐसे गोल से स्ट्रक्चर को वेसिकल्स बोला जाता है, विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम बना रहा है अपना गोल्गी एपरेटस, वो जो है वो एंजाइम वहां से लेके आ रहा है। तो ये एक बड़ा डायग्राम जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में गोल्गी अपरेटस है। गोल्गी अपरेटस में लाइसोसोम है, यानी कि जो भी एंजाइम, स्टीरॉयड, हार्मोन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं वो यहाँ पे आके स्टोर होंगे। एंजाइम भी और हार्मोन्स जो भी है रहते हैं वो प्रोटीन के जैसे ही रहते हैं। तो वो गोल्गी अपरेटस में स्टोर हो रहे हैं और स्टोर होने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से ऐसे निकलते हैं। ये देखिए ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये अलग अलग लाइसोसोम बन गया। तो गोल्गी अपरेटस से ये ऐसे निकलेगा। अब इसका काम क्या है ये मैं बताती हूँ आपको कि एंडोसाइटोसिस का एक प्रोसेस होता है। एंडोसाइटोसिस में जैसे कि एक फूड पार्टिकल आया बाहर से, ये अब जैसे हम अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फूड पार्टिकल आया, तो फूड पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ पे घुसा और फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। वैक्यूल जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो इसमें फूड पार्टिकल आ गया। अब फूड पार्टिकल को पचाने के लिए ये वैक्यूल जो है वो ज्वाइन हो जाएगा लाइसोसोम से।
ये जो है यहाँ से गोल्गी अपरेटस से लाइसोसोम ट्रेवल करके आ रहा है और लाइसोसोम से ज्वाइन हो जाएगा। इस लाइसोसोम में है एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो इस फूड को पचाने में मदद करेंगे। उसके बाद फूड पचेगा, पचने के बाद जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो जो है वो हम हमारे सेल में चले जाएंगे और उसके बाद जो बचा हुआ एक्सक्रीशन है यानी कि बचे हुए पार्ट्स हैं जो अब यूजलेस है उसको सेल बाहर फेंक देगा। जस्ट जस्ट लाइक हमारी बॉडी के हम खाना खाते हैं फिर नीचे जाता है वो इंटेस्टाइन, उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और खाना पचने के बाद वो बाहर आ जाता है। तो वैसे ही सेल के अंदर भी फूड जाता है। फूड जो है फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, वैक्यूल जो है लाइसोसोम से ज्वाइन होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। तो लाइसोसोम जो है वो यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो लाइसोसोम बताने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। इसी का जो है बड़ा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है सेकंड फोटो में कि ये फूड आया, यहाँ पे आया, फूड वैक्यूल बना, यहाँ से लाइसोसोम आ रहा है, लाइसोसोम इससे मिल रहा है और एंजाइम दे रहा है, एंजाइम के बाद डाइजेशन हो जाएगा खाने का। तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम serve as intracellular digestive system, hence it is called as the digestive bag। क्योंकि ये डाइजेशन के एंजाइम्स पकड़ा है इसलिए से डाइजेस्टिव बैग का नाम भी दिया गया है। प्रोड्यूस्ड बाय जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। ये बनता है जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने बता दिया है कि वहां से और गोल्गी अपरेटस से मिलाकर बना रहता है। अब क्योंकि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम है तो अगर लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो गया यानी फट गया तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में रिलीज हो जाएंगे। जब वो सेल में रिलीज हो जाएंगे तो वो सेल के ही एंजाइम मतलब सेल के स्ट्रक्चर को ही पचाने लग जाएंगे। तो इफ लाइसोसोम गेट रप्चर्ड द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम वुड डाइजेस्ट द एंटायर सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉजिंग डेथ ऑफ द सेल। उससे वो सेल मर जाएगा। सो दैट इज वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। अब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग्स किसे बोला जाता है। तो लाइसोसोम को बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अगर वो फट गए तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपने 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 खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन इंटरसेल्यूलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो हम लोग देख लिए कि फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। लाइसोसोम्स जो है डब्ल्यूबीसी में जो है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स भी एक टाइप के सेल्स हैं। तो वहां पे लाइसोसोम जो है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रखे रहता है यानी कि वो पैथोजेंस जो बाहर के बैक्टीरिया और वायरस और ये सारी चीजें हैं वो आती हैं उसको मारने के लिए। वो अब समझ लीजिए एक टाइप का जहर रखा रहता है। तो वहां पे वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है। तो हर तरीके के हर शरीर के हर हिस्से के सेल्स में ये अलग अलग काम करेगा। तो ये मैंने अमीबा के हिसाब से बताया कि फूड का एंटोसाइटोसिस हो रहा है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि डब्ल्यूबीसी में है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, उसमें मारने वाले तत्व हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे डॉट 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 डॉटेड स्ट्रक्चर थे। एक बार मैं फिर से पीछे ले चलती हूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, ये राइबोसोम है। हमने पहले ही बताया कि ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के काम कर रहे हैं। तो अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से बना रहता है। ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी घूमते रहते हैं, जो दो जगह पाया जाता है, या तो साइटोप्लाज्म में फ्री घूमता रहेगा या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, ए स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथ की तरह दो सब यूनिट है। एक लार्ज सब यूनिट, जो बड़ा है उसको लार्ज बोल दिया गया है, जो छोटा है उसको स्मॉल बोल दिया गया है। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बने हुए हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसके बीच में एमआरएनए रहता है। एमआरएनए जो रहता है, अब आरएनए तो हम समझिए कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एमआरएनए क्या है? तो आरएनए की दो तीन प्रकार होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एम जो है मैसेंजर के लिए स्मॉल वर्ड यूज किया गया है, तो मैसेंजर आरएनए है। इसमें इस आरएनए में मैसेज कोड रहेगा, यानी कि इसमें कोडिंग है, मैसेज है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज इसके अंदर है, इसीलिए ये एमआरएनए है, इसमें मैसेंजर आरएनए है। अगर ये डायग्राम डिफिकल्ट लग रहा है तो ये एक इजी डायग्राम है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट और इसके बीच में एमआरएनए।
mRNA में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं टू मेक प्रोटीन, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है हमें उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कोडिंग में। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होता है, एक mRNA में खूब सारे राइबोसोम जो है उसको पकड़े रहते हैं, तो ये एक से ज्यादा हो गए तो वो पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है हमने पहले ही बता दिया है कि राइबोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, यानी कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है ये। तो राइबोसोम का मेन काम प्रोटीन बनाने का है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अब हम आते हैं वैक्यूल्स पे। हमने वैक्यूल्स पढ़ा है बहुत ऊपर में, तो वो किस काम आते हैं। तो वैक्यूल्स आर फ्लूइड filled sac bound by single membrane and are present in plant cell as well as in protozoans and food vacuoles। यानी कि प्रोटोजोन्स या एनिमल सेल्स में प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में ज्यादातर प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी प्लांट सेल का मैंने दिया हुआ है फिलहाल। तो ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक जैसा रहेगा, फ्लूइड फिल्ड एक गोल फ्लूइड फिल्ड सैक है। प्लांट सेल में इसका जो मेजर पोर्शन प्लांट सेल का इसी से बना रहता है कि देखिए एक प्लांट सेल का फोटो बना हुआ है, इसमें इतना बड़ा वैक्यूल है जो ब्लू कलर का है, तो उसका मेजर पोर्शन प्लांट सेल में ये वैक्यूल जो है वो हथियाया रहता है, ज्यादा बड़ा हिस्सा लिया रहता है। ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल एंड बाउंड बाय डेफिनेट मेम्ब्रेन, इसमें भी एक मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। कि यहाँ पे एक डायग्राम है उसमें हम लोग बता ही रहे हैं कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। टोनोप्लास्ट वर्ड यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे सेल सैप बोला जाता है। सैप, जैसे रबर के प्लांट से सैप निकलता है ना, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, वैसा सेल सैप बोला जाता है, जिसके अंदर मिनरल, शुगर, एमिनो एसिड्स और डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, वैक्यूल स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें मिनरल सॉल्ट और न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेट रहता है, भर के रखा रहता है, स्टोर करके रखा रहता है या ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। इट मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल फॉर इट्स टर्जिडिटी एंड एब्जॉर्प्शन। अब टर्जिडिटी वर्ड का मतलब होता है स्वोलन, तो हम देख सकते हैं कि जब वैक्यूल जो है वो स्वोलन है प्लांट सेल में, टर्जिड है, यानी कि जिसका स्किन पूरा टाइट है, पानी से लबालब भरा हुआ है, तो वो टर्जिड रहेगा। टर्जिड प्लांट जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे खिला खिला सा प्लांट है, और जब पानी की कमी होगी तो वो फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड यानी फ्लैट हो जाता है, तो वैक्यूल उसमें छोटा हो जाता है और प्लांट ऐसे मुरझा जाता है। तो ये टर्जिड और फ्लैसिड वर्ड जो है इस चीज के लिए यूज होता है, और साथ में पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने के भी काम आता है कि जब ऐसे फ्लैसिड हो जाएगा सेल, तो फ्लैसिड होने के बाद जो ये खाली जगह बच गई है तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो गया है, तो सेल कोशिश करेगा पानी एब्जॉर्ब करने की बाहर से। इसलिए जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो रूट्स जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर घुसेंगे और सेल को फ्लैसिड से टर्जिड बना देंगे। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हम शुरू में सेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना, क्योंकि ये एक वैक्यूल है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो फूड का बना रहेगा वो वहां से भी बाहर फेंक सकता है, मरे हुए बैक्टीरिया भी बाहर फेंक सकता है, तो ये सारे जो है वैक्यूल बन बन के बाहर आते हैं। तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन बोल रहे हो, एक फ्लूइड फिल्ड सैक को वैक्यूल बोला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, मेन इसका काम प्लांट सेल में है, तो प्लांट सेल में मैंने काम बता दिया है। एनिमल सेल में ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का काम आता है। तो यहाँ पे हम आज का जो स्लाइड है वो कंप्लीट करेंगे, और आज की क्लास के बाद में हमारे सेल ऑर्गेनल में दो मेन ऑर्गेनल बचे हुए हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों क्योंकि बड़े टॉपिक हैं इसलिए इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, और साथ में ही एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी हम देखेंगे, उसके साथ सेल जो है वो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।